नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी जिया की है। जिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो गांव में अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर वालों से शहर में आगे की पढ़ाई पूरी करने की बात करती है। जिया के घर में उसके माता पिता और चाचा चाची और उनके बच्चे सब दादा दादी के साथ रहते थे। जिया का परिवार एक संयुक्त परिवार था। जिया घर की बड़ी लड़की थी। शहर जाकर पढ़ाई पूरी करने की बात जिया के घर में किसी को भी पसंद नहीं थी। बस जिया की माँ वीना चाहती थी कि जिया आगे पढ़ाई करे। घर में किसी की बात सुने बिना जिया शहर के लिए निकल जाती है। तभी जिया की माँ उसे आशीर्वाद देती है और कुछ खाने का सामान जिया को देती है। घर में सब जिया से मुंह घुमाकर बैठे थे। जिया को बीना बोलती है, शहर जाने से पहले तुम मंदिर में जाकर पंडित जी से हाथ में धागा बंधवा लेना। जिया ऐसा ही करती है। पहले वो मंदिर जाती है, फिर वो शहर जाने वाली ट्रेन में बैठकर कलकत्ता जाती है। शहर जाकर वो पीजी में कमरा ढूंढती है, पर पीजी में कोई कमरा नहीं था। वो बहुत परेशान हो जाती है और ये बात अपने घर वालों से भी बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो घर में सबसे लड़कर आई थी और माँ को बताकर परेशान नहीं कर सकती थी। लेट होने के कारण पीजी और अगल बगल के सारे रूम भर चुके थे। कॉलेज के बाहर एक दुकान थी। जिया दुकान वाले अंकल से पूछकर अपना सामान वहीं रखकर कॉलेज जाती है, क्योंकि वो बहुत लेट हो चुकी थी और अब वो अपनी और पढ़ाई छोड़ना नहीं चाह रही थी। वो अपनी क्लास में जाती है। वहाँ उसकी दोस्ती रमा से और एक दो लड़कियों से होती है। वो क्लास खत्म होने के बाद रमा के पूछने पर कहाँ पर रुकी है तो रमा बताती है कि उसे कोई रूम नहीं मिला है। वो जो कॉलेज के बाहर दुकान है वहाँ पर अपना सामान रखकर आई है। रमा बोलती है, ठीक है, मैं घर जाकर पता लगाती हूँ, तुम्हारे लिए कोई रूम शायद मिल जाए। अब कॉलेज की छुट्टी होती है। जिया उस दुकान पर जाती है और अपना सामान लेकर बहुत उदास दुखी सी बैठी हुई थी। तभी एक बूढ़ा सा आदमी जिया के पास आकर पूछता है, क्या हुआ बेटी? जिया सीधी सादी गांव की लड़की थी। वो उस बूढ़े अंकल को सारी बात बता देती है और अंकल जिया से बोलते हैं, बेटी, मेरी नज़र में एक घर है, लेकिन वो घर बहुत गंदा हो रखा है। उसकी साफ सफाई करके अगर तुम रहना चाहती हो तो बोलो। जिया को लगा अभी शाम हो रही है, रात में वो कहाँ रहेगी, इसलिए उसने अंकल से बोला, हाँ अंकल, आप मुझे उस घर में लेकर चलो। वो अंकल जिया की हाँ सुनकर जिया को बहुत अजीब से देखते हैं और फिर एक अजीब सी हंसी हंसकर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। जिया को अंकल का हंसना बहुत अजीब लगता है, पर वो क्या करती, उसे जाना पड़ा। कॉलेज से कुछ दूरी पर एक पुरानी सी बिल्डिंग थी। उसमें वो बूढ़े अंकल जिया को फर्स्ट फ्लोर पर ले गया। वहीं सीढ़ी पर जिया को एक काली बिल्ली दिखती है और एक कमरा बूढ़ा अंकल ने जिया को दिखाया। कमरा बहुत गंदा था पर रहने के लिए ठीक था। कमरे में एक पुरानी अलमारी और एक पलंग था। जिया वो अलमारी और पलंग हटाने के लिए उस बूढ़े आदमी से कहने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो आदमी वहाँ पर नहीं होता और उसका सारा सामान उस कमरे के बाहर रखा होता है। जिया को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर वो अपना सारा सामान लेकर कमरे में अंदर जाती है और कमरे में रखे पलंग को साफ करके उसी पर सोने की तैयारी करती है। रात होने के कारण घर की सफाई वो कल करेगी, ऐसा सोचकर फिर वो बहुत थकी होने के कारण रात में पलंग पर ही सो जाती है। फिर सुबह उठकर वो पूरे घर की सफाई करती है और सोचती है जब तक वो वहाँ पर है वो उसी पलंग पर सो जाया करेगी। पूरे दिन वो घर को साफ सुथरा करने में लगा देती है। अब उसे भूख लगी थी। जिया बाहर से खाना पैक करा कर लाती है और वो उस खाने को कमरे में एक टेबल और दो कुर्सी लकड़ी के थे उस टेबल पर रख कर नहाने चली जाती है। जब वो नहाकर आती है तो खाना सारे टेबल पर कुछ बिखरा हुआ था और कुछ खाया हुआ था। ये देखकर जिया कुछ घबरा जाती है कि सारा खाना किसने खाया। फिर जिया को लगता है हो सकता है कि बिल्ली ने ऐसा किया होगा, क्योंकि जिया जब कमरा देखने आ रही थी तो
उसे सीढ़ी पर एक काली बिल्ली दिखाई देती है। जिया सारा टेबल साफ करती है। फिर उसे याद आता है कि माँ ने कुछ खाने के लिए सामान दिया था, उसी में से कुछ खा लेती हूँ। जिया ने अब फिर से पलंग पर सोने के लिए अपनी चादर, तकिया और ओढ़ने के लिए दोहर निकाला। पूरे दिन वो घर की सफाई करके बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो थक कर सो जाती है। तभी रात को उसे कमरे में रखी अलमारी खोलने की आवाज़ आती है। अभी जिया को समझ पाती तभी कमरे में रखी कुर्सी सरकने की भी आवाज़ आई। वो कुछ डर गई कि वो तो दरवाज़ा बंद करके सोई थी, फिर कमरे में कौन आ गया। वो कुछ समझ पाती तभी कमरे में किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ भी आने लगी। वो बहुत डर गई थी, उसकी हिम्मत भी नहीं कर रही थी कि वो उठकर देखे। वो बिना हिले वैसे ही लेटी रही। फिर उसका पलंग भी हिलने लगा। वो हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ रही थी। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद जिया उठकर बैठती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे लगता है कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी, या जो कुछ उसने सुना वो एक वहम होगा। फिर सुबह जिया कॉलेज जाती है। शाम को वो अपने रूम में आकर खाना बना करके रखती है और नहाने चली जाती है। उसका खाना फिर से वहाँ नहीं था और कुछ खाना खाया हुआ और कुछ फैला हुआ था। वो ये सब देखकर कुछ डर जाती है, क्योंकि ऐसा एक दिन होगा, ये तो हमेशा हो जा रहा है। जिया फिर से अपने पास से कुछ खा लेती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास हनुमान चालीसा रखा है। वो हनुमान चालीसा अपने तकिए के नीचे रख लेती है, फिर वो सो जाती है। जिया को बहुत भूख लगी थी, पर वो रात में कहाँ जाती, इसलिए वो वैसे ही हल्का फुल्का जो उसके पास था वो खाकर सो जाती है। उसे रात में ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वो सीधी होकर बेड पर सो रखी थी। तभी फिर बीच रात में उसे अलमारी का दरवाजा खोलने की आवाज़ आती है। वो अपनी आंखें हल्की सी खोलती है तो उसे वहाँ पर एक काली सी परछाई दिखती है और वो अलमारी में से कुछ निकाल रही थी। अब जिया डर के कांपने लगती है। फिर कुर्सी सरकती है और उस पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा दिखता है। वो उसे गौर से देखती है तो ये वही बूढ़ा होता है जो उसे उस घर में लाया था। तभी थोड़ी देर में उस काले साए ने काली सी एक साड़ी पहनकर वहीं पर बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। ये सब देखकर जिया बहुत डर जाती है। आज तो जिया ये अपनी आंखों से देख रही थी, कल वो खाली सुन रही थी। फिर कुछ देर बाद वो काली साड़ी पहने हुए औरत जिया के बगल में आती है और बहुत तेजी से चिल्लाते हुए वहां से हट जाती है। जिया ये बात समझ नहीं पा रही थी कि वो साया उसे छू क्यों नहीं पाया। फिर सुबह होती है। जिया बेड से उठकर एकदम खड़ी हो जाती है और वो पसीने से पूरी तरह भीगी डर से कांप रही थी। जिया ने कभी अलमारी नहीं खोली थी, पर उस समय वो अलमारी खोलती है। उस अलमारी में वो देख हैरान हो जाती है कि उसमें उसी बूढ़े आदमी की फोटो और एक भयानक सी औरत की फोटो होती है। उस साए ने जो साड़ी पहनी थी वो साड़ी कुछ मंत्र तंत्र के समान। ये सब देखकर जिया वहां से भागकर उस घर से बाहर निकल जाती है और रमा को फोन करके बाहर मिलने के लिए बुलाती है। रमा जब जिया से मिलने आती है तो उस समय जिया बहुत डरी हुई थी और डर से कांप रही थी। जिया की ऐसी हालत देखकर रमा उससे पूछती है, क्या हुआ जिया? रमा की किसी बात का जवाब देती उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। रमा जिया को छूती है तो वो बुखार से तप रही थी। रमा जिया को उठाने की कोशिश करती है पर जिया उठ नहीं पाती है। रमा जिया को कुछ लोगों की मदद से अपने घर ले जाती है। रमा अपनी माँ को सारी बात बताती है। रमा की माँ बहुत अच्छी थी। वो एक बाबा जिन्हें वो जानती थी घर पर बुलाती है, क्योंकि जिया कुछ बुदबुदा रही थी और उसका बुखार भी नहीं उतर रहा था, इसलिए वो बाबा को बुलाती है। बाबा जिया की झाड़ फूंक करते हैं तो जिया को होश आता है। बाबा के पूछने पर जिया उसके साथ जो हुआ वो सारी बात बताती है। फिर बाबा जिया से बोलते हैं, जो बूढ़े अंकल तुम्हें अपने साथ लेकर गए थे वो मर चुके हैं और जिस घर में तुम रह रही थी वो एक भूतिया घर
पर है। वो काला साया तुम्हारी बलि देना चाह रहा था, पर तुम्हें वो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारे हाथ में एक रक्षा धागा बंधा हुआ था और तुमने अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखा हुआ था। अब तुम वहाँ पर मत जाना, अपना सारा सामान किसी से मंगवा लेना और ये ताबीज तुम अपने गले में पहन लो, क्योंकि वो आत्मा अभी भी तुम्हारा पीछा कर रही है, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा चले जाते हैं। रमा की माँ जिया को भी एक रूम देती है जो कि खाली होता है और उसका सारा सामान रमा के पापा लेकर आते हैं। अभी सब ठीक होता है। जिया अभी भी डरी डरी रहती थी, पर रमा की माँ जिया का भी अच्छे से ध्यान रखती थी। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।